शुरू करते हैं आपकी आज की वर्कशीट। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 7। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ आपकी हिंदी की भी वर्कशीट है। तो मैं दोनों को साथ में ही पढ़ाऊंगी, तो आप लोग ले लेंगे। चलिए तो पहले मैथ्स की पढ़ लेते हैं। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगी। वर्कशीट नंबर के साथ साथ सब्जेक्ट, अपनी क्लास, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम और साथ में डेट आप लोग लिख लेंगे। क्या लिखा है? प्यारे बच्चों, प्रकृति, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तथा प्रामेय संख्याओं के बारे में हम पिछली वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। यानी पिछली वर्कशीट्स में हम ये सारे नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इस संख्या रेखा को गौर से देखिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको ये संख्या रेखा दी गई, आपको पता है इधर के सारे नंबर प्लस के होते हैं और इधर के सारे नंबर माइनस के होते हैं। अब आपको आंसर देना है। यहाँ लिखा है 3 और 6 के बीच स्थित प्राकृत नंबर कितने, यानी नेचुरल नंबर कितने होंगे। 3 से लेके आपके 6 के बीच में कितने प्राकृत नंबर आएंगे। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखिए ये आपका यहाँ से आप देखें तो ये देखिए ये 3 से लेके 6 तक ये आपकी रेखा हो गई। अब इसमें आने वाले तो 4 और 5 क्या आ जाएगा इसका आंसर। इनके बीच में आने वाले कौन कौन से हो जाएंगे? 4 और 5। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा है इसके बीच में यानी -2 से लेके 1 के बीच तक, यहाँ तक आने वाले कौन से स्थित पूर्ण संख्या है। तो ये कौन से नंबर होते हैं? ये कभी भी माइनस में नहीं होते हैं। ठीक है, यानी होल नंबर जो होते हैं कभी भी माइनस में नहीं होते। तो इसमें सिर्फ कौन सा आएगा? 0। क्या होता है देखिए बेटा, ऐसा होता है कि जब आप लोग इसको करते हैं ना तो माइनस के जो नंबर होते हैं वो कभी भी स्थित पूर्ण में नहीं आते, एक बात। और जो आपसे पूछा जाता है, जैसे 1 तक पूछा गया ना, तो आप उसको छोड़ के लिखते हैं। ठीक है, आप उसको 1 को काउंट नहीं करेंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि -3 से और +3 के बीच में कितने आएंगे। तो -2, -1, -0, 1, 2 सब आएंगे, ये पाँचों आ जाएंगे। आप पाँचों लिख लेंगे, -2, -1, 0, ठीक है, 1, 2। तो आप ये पाँचों लिख लेंगे। हमेशा याद रखें 0 कभी भी माइनस या प्लस का नहीं होता है। चलिए अगला आपका यहाँ देखिए लिखा है, कृपया बताएं कि 1 से 3 के बीच में संख्याएं। आप बताइए प्राकृत संख्या कितनी होगी। तो सिर्फ 2 होगी, तो यानी एक ही संख्या आएगी जो कि है 2। ठीक, इसके बाद पूर्ण संख्या वो भी 2 ही है। ठीक है, पूरक संख्या वो भी 2 है। ठीक, और इसके बाद प्रमेय संख्या, तो प्रमेय संख्या जो है ना वो बहुत सारी हो सकती है। तो आप इन्फिनिटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। हिंदी में से क्या बोलते हैं? अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, अनंत। तो यहाँ पे आप प्रमेय संख्या कितनी हो जाएंगी? अनंत। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। अब देखें यहाँ लिखा है, आइए 1 और 2 के बीच में कितनी प्रमेय संख्या आती है उसे जानते हैं। तो देखिए ये आप अपने आप से कर सकते हैं, कितनी भी आप बना सकते हैं। अगर आप दोनों को 10 से गुणा कर देंगे तो देखिए आपके इतने आ जाएंगे, और अगर आप इसी को 100 से गुणा करेंगे तो देखिए आपके ये भी आ जाएंगे, और अगर आप इसी नंबर को यानी 1 और 2 को 1000 से गुणा कर देंगे तो देखिए ये आ जाएंगे। तो इस तरह से प्रमेय संख्या जो है, अब आप यहाँ देखें कि 1 के 2 के बीच में अनंत प्रमेय संख्या हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? अनंत। जितनी दिल चाहे हम बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ एक क्वेश्चन उदाहरण देके समझाया गया है कि 1/3 और 1/2 के बीच में कितनी प्रमेय संख्या आएंगी, इसको लिखना है। तो देखिए क्या लिखा है, इसके लिए दोनों प्रमेय संख्याओं के हर को बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों हर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। हर किसे कहते हैं? नीचे वाला। तो हर को जब आप गुणा कर लेंगे तो दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। फिर आप क्या करते हैं? नीचे वाले संख्या से इसको और इसको, इसी तरह से इस नीचे वाली संख्या को दोनों को करना होता है मल्टीप्लाई। तो आप 1/3 को करेंगे 2 और 2 से, तो आपका आंसर आएगा 2/6। ठीक, सेम इसी तरह से ये जो आपका ये वाला है 1/2, इसको आप करेंगे 3 और 3 से, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 3/6। तो दोनों के जो आपके नीचे के नंबर है यानी जो हर हैं, दोनों के हर क्या हो जाएंगे? आपके 6 हो जाएंगे। तो अब आप देखिए 2/6 और 3/6 और 2/6 से हम 4 नंबर नहीं निकाल सकते हैं, है ना। इसके बीच की हम बहुत सारी यानी 4 या 5 प्रमेय संख्याएं नहीं निकाल सकते। तो हम इसे क्या करेंगे? इसको 10 से गुणा कर लेंगे दोनों को। तो जो ये है ये हो जाएगा 20/60 और ये हो जाएगा 30/60। तो अब देखिए 20 से 30 के बीच में तो आप बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको लिख लेंगे जैसा कि यहाँ आपको पूरा आंसर में दिखाया गया है। ठीक, इसके बाद इसी तरह से ये आपको अगला उदाहरण दिया गया कि 3 और 1/5 के बीच की प्रमेय संख्याओं को निकालिए। तो उसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहले 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, और दूसरा वाला क्या? 1/5। ठीक, फिर हम क्या करेंगे? इस 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/5 हो जाएगा।
फिर हम क्या करेंगे, इस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15 और बटे में 5, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/5। ठीक है, तो देखिए दोनों का हर जो है वो 5 आ गया, नहीं आ गया। यही चीज़ देखिए यहाँ इन्होंने दिखा दिया है कि दोनों के बीच का हर जो है वो 5 आ जाएगा। तो अब आप आराम से पूरे नंबर्स निकाल सकते हैं। 1/5 और 15/5 के बीच में जितने नंबर चाहें आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से ये इसकी दूसरी विधि भी बताई गई है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। ये थोड़ी मुश्किल विधि होती है तो इसको हम लोग नहीं लेते, हम लोग जनरली इसी विधि से इसको सवाल को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यह वैसे दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि फिर बहुत बड़ी हो जाती है वीडियो। तो देखिए यहाँ आपका पहला क्वेश्चन दिया है 1/2 और 5/7 के बीच के 4 प्रेम्य संख्याओं को आपको निकालना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये 1/2 और 5/7 है। ठीक है, यहाँ बीच में और लिख लेंगे, ये थोड़ा सा इंग्लिश का हो गया है इसलिए, लेकिन आप लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलसीएम करना है हमें किसका, 2 से 7, 2 और 7 का एलसीएम करना है, जिसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 14। ठीक, अब आपको मैंने भी बताया कि इस नीचे वाले नंबर से ये दोनों नंबर और इधर के नीचे वाले नंबर से ये दोनों नंबर गुणा होते हैं, तो अब इसलिए इन दोनों को गुणा करेंगे। तो देखिए जब हम 2 को 7 से गुणा करेंगे तो देखिए 7 1 7 और 7 दूनी 14। अब इसी तरह से 5 और 7 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। ठीक है, अब क्या है देखिए 7 और 10 के बीच में आपको 4 नहीं मिल पाएंगे नंबर। ठीक है, 4 प्रेमीय नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि दोनों और 10 से गुणा करो। ठीक है, यानी अब आपने क्या लिखा, मल्टीप्लाई बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, यानी दोनों ओर 10 से गुणा करो। तो अब इसको कर लेंगे, 10 से गुणा, ये वाली लाइन लिख लेंगे। अब देखिए इसको 7/14 है, इसको हमने 10 से गुणा करा, ये 70/140 हो गया, और ये 10/14 है, ये 100/140 हो गया जब हमने इसको गुणा करा। तो अब आपके रैशनल नंबर यानी कि प्रेमीय नंबर क्या आ गए आपके। अब आप प्रेमी यहाँ रैशनल नंबर को काट के क्या लिख देंगे, प्रेमीय नंबर लिख देंगे। तो आपके प्रेमीय नंबर क्या हो गए, देखिए ये 70 है और ये 100 है। अब 70 से 100 के बीच में आपको 30 प्रेमीय नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अब 71 72 73 74 75 76 जो आप चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हम लोग लिखा है कि 2 तथा 4/5, ठीक है, इसके बीच के प्रेमीय संख्याओं को लिखिए। तो चलिए इसको देखते हैं, इसके बाद हम लोग हिंदी की वर्कशीट को पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ 2 और 4/5 है। ठीक है, अब आपने क्या किया, 2 जिसके नीचे कुछ नहीं होता, आपको पता है उसके नीचे 1 होता है, तो 2/1 हो गया और 4/5 पहले से ही है। फिर मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले नंबर से पहले दोनों साइड और फिर इधर के दो नीचे वाले नंबर से इधर के दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम हमने क्या काम करा, 2/1 को 5 से मल्टीप्लाई करा, तो ये 10/5 हो गया। ठीक, इसी तरह से 4/5 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो वो 4/5 ही रहा। तो अब आपका क्या हो गया, 10/5 और ये हो गया 4/5। तो अब देखिए 4/5 और उसके बाद ये, तो इसके बीच में आराम से 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, ये सारे आपके प्रेमीय संख्या आ गए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग हिंदी की वर्कशीट को पढ़ लेते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पे 8th क्लास की जो आपकी वर्कशीट हिंदी की आई है, वर्कशीट नंबर 7, इसको भी साथ में पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे, अपने क्लास टीचर का नाम, अपना नाम। आज हम क्या पढ़ेंगे, बस की यात्रा, जो भी हमने पिछले उसमें भी पढ़ा है उसी को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसी चैप्टर को हम पढ़ेंगे। देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो आपको स्कूल से किताबें मिल चुकी हैं, इन सारे चैप्टर्स को आप लोग अपने तौर पे घर पे रीडिंग कर लें। अगर उसके बाद आपके कोई सवाल होते हैं कि मैम इसमें ये चैप्टर में क्या बोला, मेरे को समझ में नहीं आया, इस तरह से अगर कोई सवाल है तो उसके लिए आप हमारी ये चैप्टर वाली वीडियोस देख लें। मैंने अलग से चैप्टर वाली वीडियोस भी बनाई हैं। ठीक है, और उसके बावजूद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा अपने टीचर को भी कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना। तो उससे ये रहेगा कि आपको जब वर्कशीट आएगी तो आपको ये करना बहुत आसान हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए मेरी आपसे ये पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे ये बात हो रही है। अब ये जो पैराग्राफ है इसे मैंने अभी पढ़ा तो ये इतना कॉमेडी का है, इतनी हंसी का है, लेकिन तब जब आपको ये चीज़ें समझ में आए
और उसके लिए आपको ये चैप्टर पहले से पूरा एक साथ बैठ के पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए तो अब हम लोग इसे शुरू करते। देखिए क्या लिखा है। अभी आपको पता था कि लेखक जिस बस में बैठने वाला था वो बस की हालत बहुत ख़राब थी। और लेखक ने इस चीज़ को भी मज़ाहिया अंदाज में यानी हंसी मजाक के अंदाज में बोला है। तो अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, यानी अब उन्हें तो उम्मीद थी कि स्टार्ट होगा नहीं, लेकिन इंजन स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। अब क्या बोल रहे हैं, देखो ऐसा लगा कि सारी बस इंजन है। अब देखिए यहाँ हंसने की बात है। कैसे? क्योंकि जब गाड़ी स्टार्ट होती है अगर उसका इंजन ख़राब होता है ना तो पूरी बस हिलती है। ठीक, अब वही चीज़ है कि उसका इंजन ख़राब है, वो इतनी कबाड़ा बस है तो पूरी बस हिल रही है इंजन स्टार्ट होने की वजह से। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम इंजन के भीतर ही बैठे, यानी इंजन के अंदर ही हम बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे। अब कांच क्या चीज़ है? कांच है यानी विंडोज़। तो जो ये विंडो है ये बहुत कम बचे थे। क्यों? क्योंकि जब यूं 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 बस हिलेगी तो क्या होगा, सारे शीशे आपस में टकरा के टूट जाएंगे। तो कह रहे कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हम बचना था, हमें मतलब उनसे हमें बचना था। यानी जो कांच थोड़े बहुत बचे थे उनसे हमें बचना था। अब यहाँ क्या मतलब है? यहाँ मतलब ये कि अगर वो कांच टूट गए तो हमें लग जाएंगे, इसलिए हमें उनसे बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए, यानी हम फ़ौरन खिड़की से दूर हो गए कि कभी ये कांच टूटी पता चले हमारे ही भुग गई। इंजन चल रहा था, यानी अब ये कह रहे हैं कि मतलब गाड़ी चल रही थी, इंजन चलने लगा। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। फिर वही बात आ गई। क्यों? क्योंकि पूरी गाड़ी बेतहाशा हिल रही थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त आवश्यक जवान होगी। यानी अब ये क्या बोलते हैं कि अब देखिए ये अभी की बात है। और गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन ये सब चीज़ें कब की हैं? 1900 की बात है। ठीक, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि उस वक्त ये जवान होगी, यानी अब आजकल ये बूढ़ी है तो इसका मतलब ये उस सन में ये जवान होगी। और ये गांधी जी के द्वारा चलाए गए 2 आंदोलन थे। इन आंदोलन का मतलब भी ये था कि हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जाएंगे और जो वो बात कहेंगे हम उसका बिल्कुल अपोजिट करेंगे। हम उनकी चीज़ों को ना लेंगे ना कुछ करेंगे। हम अपने देश की तरक्की के लिए अपने देश में ही चीज़ों को बनाएंगे और अपने ही देश की चीज़ों को सपोर्ट करेंगे। तो असहयोग जैसा कि आप उसके नाम से ही समझ रहे हैं कि हमें संयोग नहीं करना है। किसका? अंग्रेज़ों का। तो वही कह रहे हैं उसी वक्त की जवान रही होगी। और ये आगे क्या लिखा है, उससे ट्रेनिंग भी मिल चुकी है, यानी इस बस ने ट्रेनिंग भी ली है गांधी जी से। किस लिए? असहयोग आंदोलन के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए इसका हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा है, यानी कोई भी हिस्सा एक दूसरे के साथ नहीं। जब जाहिर सी बात है बस ऐसे करके वाइब्रेट होगी तो कोई चीज़ इधर भागेगी तो कोई चीज़ इधर भागेगी। उसी चीज़ को ये हंसी के पैराए में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़रूर ये बस जो है असहयोग आंदोलन की है, तभी इसका हर एक हिस्सा आपस में एक दूसरे से अलग है। कोई किसी के साथ सहयोग करने को नहीं मान रहा है। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक दूसरे का सपोर्ट करना नहीं चाह रहा है। सीट का बॉडी से सहयोग नहीं है, यानी सीट जो है वो अलग है, बॉडी अलग ही लगी है। सीट लेफ्ट वाइब्रेट होती है तो बॉडी अलग वाइब्रेट हो रही है। ठीक, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए बॉडी जो है वो सीट के बनिस्बत हल्की है। पूरे बॉडी के अंदर है इंजन, और सीट जो है बॉडी के ऊपर बनी हुई है। तो इस तरह से अपने वॉल्यूम, अपने वज़न की वजह से दोनों में जो वाइब्रेशन हो रही है वो कहीं ना कहीं थोड़े सा डिफरेंट है। इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि जो सीट है वो बॉडी के साथ सहयोग नहीं कर रही है, अलग भाग रही है। कभी लगता है कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है और कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि वो इतनी ख़राब हालत है उस बस की कि हम कह ही नहीं सकते कि क्या होने वाला है। 8-10 मील चलने के बाद, यानी 8-10 किलोमीटर चलने के बाद क्या हुआ, सारे भेदभाव मिट गए। यानी अभी तो कुछ पता भी चल रहा था कि सीट भाग रही है या बॉडी आगे भाग रही है। जब 8-10 किलोमीटर चल दी तो उसकी हालत और ख़राब हो चुकी। तब हमें यही समझ में नहीं आता था कि हम सीट पे बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है। ठीक, अब देखिए कितनी कॉमेडी वाली बातें हैं ये सारी। अब अगर आप इसको एक लाइन से पढ़ते चलेंगे ना तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और आपको हंसी भी आएगी। हो सकता है अभी आपको यहाँ हंसी नहीं आ रही हो, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी इस चीज़ को सुनने में और समझने में। अब यहाँ शब्दार्थ दिए गए। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? ये आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1930 में चलाया गया एक आंदोलन था। ठीक है, अब ट्रेनिंग का माने क्या होता है? सीख। अब जैसे मैं आपको पढ़ने की ट्रेनिंग दे रही हूँ तो ये एक तरह से आपको सीख ही तो मिल रही है। ठीक है, दौड़ माने होता है ज़माना। असहयोग मतलब होता है एक दूसरे का साथ ना देना। भेद माने होता है अंतर। ठीक है, तो आप लोग इसे कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे,
अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको जो ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब पहला क्वेश्चन दिया है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि ऐसा जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि चलते समय सारी बस का हर हिस्सा ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, जैसे मानो कि बस नहीं वो पूरा इंजन है। ठीक, तो आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से असहयोग का संविधान प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग ना करने की भावना थी। यानी कि क्या मतलब था इनका? मतलब ये था कि हमें हमारे हाल पे छोड़ो और तुम लोग यहाँ से जाओ। इसीलिए ये आंदोलन चलाया था हिंदुस्तानियों ने कि अंग्रेज़ों यहाँ से जाओ, हम तुम्हारा किसी चीज़ के लिए सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो कह रहे लेखक ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया होगा, समझकर बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि लेखक ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग बस के संदर्भ में इसलिए किया है क्योंकि पूरी बस है वो पूरी तरह से हिल रही थी, जिसके कारण ऐसा महसूस हो रहा था कि बस का हर हिस्सा एक दूसरे के खिलाफ है और कोई किसी का भी सहयोग नहीं करना चाहता। ठीक, तो इस तरह से आप ये पूरा आंसर लिख लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी शब्द आए हैं, कोई 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो अब आपको जो ऊपर गद्यांश दिया गया है उसमें बहुत सारे इंग्लिश के शब्द को यूज़ किया गया है, तो आपको उनमें से कोई 4 शब्द को लिखना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए इस गद्यांश में जितने भी आए थे ना, मैंने ज़्यादातर सारे ही लिख दिए हैं कि देखिए पार्ट में इंजन, सीट, बॉडी, स्टार्ट, ट्रेनिंग आदि जैसे अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ठीक, तो अब आप इसमें से कोई 4 लिख दें, चाहे तो सारे भी लिख दें, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने आदि इसलिए लगाया है क्योंकि हो सकता है एक आध और शब्द हो जो मेरी नज़र से निकल गया हो, है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आदि लिख दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ये आपकी गतिविधि है, ये आपको खुद करना है। क्या लिखा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, या असहयोग आंदोलन, दोनों में से जो भी के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए, दोनों के बारे में। ठीक है, दोनों के बारे में आपको जानकारी लेने। इस गतिविधि में आप अपने इतिहास की पुस्तक और अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसकी शुरुआत नमक कानून के उल्लंघन से हुई थी। जब नमक को बेचना शुरू कर दिया था तो उस वजह से गांधी जी ने इसको शुरू करा था। उन्होंने समुद्र तट के एक गांव डांडी यानी गुजरात में नमक कानून को तोड़ा था और मार्च 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नई दिशा इख्तियार की, जिसकी शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन और डांडी मार्च से हुई। तो ये एक आपका आंदोलन था जिसकी शुरुआत गांधी जी ने की थी। ठीक है, और किस लिए हुई थी इसकी शुरुआत नमक कानून के तोड़े जाने से हुई थी। तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लेंगे। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अपनी किताबों से पढ़ सकते हैं। फिलहाल आपको आंसर के लिए इतना ही बहुत है। चलिए दूसरा वाला पढ़ते हैं हम लोग। है आपका असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी द्वारा स्वशासन के उद्देश्य से शुरू किया गया था कि यानी हमें हमारा स्वशासन वापस दो, जो चीज़ है हमारी वो हमें दो, सारी सत्ता सब कुछ हमारे देश की बागडोर हमारे हाथ में दो, हिंदुस्तानियों के हाथ में दो। और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आज हम लोग कांग्रेस पार्टी कहते हैं, ने 21 मार्च 1919 के रॉयल अधिनियम, ठीक है, और जलियांवाला बाग के बाद ब्रिटिश सुधार के लिए अपना समर्थन वापस ले लिया था। और ये कब तक चला था? 1919 13 अप्रैल लगभग यहाँ तक चला था। इसके बाद जो है फिर मतलब ये चीज़ें शुरू हुई थी, इसी के तहत ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। और जब तक ये अंग्रेज़ चले नहीं गए तब तक ये किसी ना किसी तरीके से चलता रहा। ठीक है, जिसको जैसे आज हम लोग मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग चाइना की चीज़ों का बाइकआउट करें, इसी तरह से उस ज़माने में गांधी जी ने कहा था कि आप अंग्रेज़ी चीज़ों का बाइकआउट करें, उनको ना यूज़ करें। ठीक है, तो इस तरह से यह वीडियो कंप्लीट होती है। चलिए आगे देखते हैं कि शायद उसमें और कुछ भी दिया है हमें।
अब देखिए आपकी वर्कशीट तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन यहाँ आपको एक नोट दिया गया है जिसमें लिखा है कि आप पहले कार्य पत्रिका में पढ़ा कि ये हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित एक व्यंग है। व्यंग माने क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं, जिसमें हंसी मजाक से पूरी बात को कह दिया जाता है, लोगों को ताना दे दिया जाता है और पढ़ने वाले को ये चीज़ मतलब वो हमसे लड़ नहीं सकता। हम उसकी सारी सच्चाई उसके ऊपर वाजे भी कर देते हैं कि भाई देखो तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, और उसके बावजूद वो हमसे लड़ नहीं सकता। इसे हंसी मजाक के पढ़ाई में कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, व्यंग कहते हैं, ठीक। अब आपको ये पिछली वीडियो में भी ये चीज़ें बताई गई हैं। तो अब आपको यहाँ बोल रहे हैं कि लेख को या पाठ को यदि एक साथ पूरा पढ़ा जाए तो आप इसका पूरे का आनंद ले सकते हैं, यानी आपको पूरे से मज़ा ले सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपसे ऊपर पहले ही कह दिया था, ठीक है। और आप अपनी जो आपकी पुस्तिका है वसंत, उसको एक बार पूरा पढ़ें इस चैप्टर को, तो आपको ज़्यादा अच्छे से इससे पढ़ने में मज़ा आएगा। उसके बाद ये देखिए आपको कोविड-19 के संदर्भ में एक सुझाव दिया गया है कि आप लोग अगर कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं, इसके प्रति लड़ना चाहते हैं, तो जब भी घर से बाहर निकले, कहीं भी जाएँ, तो आप मास्क लगा कर जाएँ। तो इस तरह से आज की वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।